बात पहलवानों की जिन्होंने विदेशों में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन अपने देश में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। रविवार को जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। विरोध में संसद भवन तक जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया क्योंकि पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी। कई तस्वीरें सामने आई जिसमें पहलवान और पुलिस में खींचतान हुई। महिला पहलवान सड़कों पर गिरी नजर आई। पुलिस वाले उन्हें खींचकर, घसीटकर, उठाकर ले जाते नजर आए। अब दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया है। एफआईआर में दंगा करने, गैर कानूनी जमावड़ा, पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने में केस दर्ज किया है। कल दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में पहलवानों को देर रात छोड़ दिया गया। हिरासत से छूटने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा वो वापस घर नहीं जाएंगे। अब नए सिरे से वो आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने कहा कि पहलवानों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस के निर्देशों को नहीं माना, साथ ही कानून तोड़ा, इसलिए हिरासत में लिए गए। पुलिस ने जंतर मंतर भी खाली करा लिया जहां पर उनका प्रदर्शन चल रहा था। जंतर मंतर पर पहलवान काफी लंबे वक्त से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके ऊपर मॉलेस्टेशन का आरोप है। एफआईआर दर्ज है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पहलवान चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन इंसाफ की इस कोशिश और संघर्ष के बीच पुलिस की ये तस्वीरें सामने आई जहां ओलंपिक और दुनिया के बड़े टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहलवानों के साथ बदसलूकी और उन्हें घसीटती नजर आई पुलिस। बृजभूषण पे एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए। तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए। घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अभी जाके 10 घंटे से जो हमारे साथी हैं सब अलग अलग डिटेन कर रखे थे, गिरफ्तार कर रखे थे। तो अभी सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। सभी 7 बजे 7:30 बजे छोड़ दिए थे, लेकिन सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। एक बार जाके मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। इस बीच भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किया। यह स्थिति यहां तक क्यों पहुंची कि बिना विचार किए पहलवानों को इस तरह घसीटा जा रहा है। यह किसी के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि इस पूरी स्थिति का आकलन उस तरह से किया जाना चाहिए जैसा कि होना चाहिए। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने लिखा, यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसका हल निकालने के लिए एक बेहतर रास्ता जरूर होना चाहिए। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, कल जिस तत्परता के साथ पुलिस कार्रवाई करती नजर आई, वैसी तत्परता और निष्पक्षता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करती नजर नहीं आई थी। कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर दर्ज करने को मजबूर हुई थी दिल्ली पुलिस। कल जिस तरह से पेश आई है ओलंपिक पदक विजेता और देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों के साथ, वो शर्मनाक है। देखिए शारिक, दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि जो पहलवान हैं कल वो जो नई पार्लियामेंट है उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और उनको सुबह ही बता दिया गया था कि आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से जहां पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहीं पर प्रोटेस्ट करें। और कई बार बातचीत भी हुई थी और दिल्ली पुलिस ने वहां पर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन पहलवानों ने ठीक वही टाइम चुना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। और उसी दौरान जो पहलवान है वो उन्होंने पहला बैरिकेड तोड़ा और उसके बाद दूसरा बैरिकेड तोड़ा और जब तीसरे बैरिकेड के पास पहुंच गए तो पुलिस का दावा यह है कि उसके बाद उनको रोकने की कार्रवाई हुई, जिसमें महिला पहलवानों के साथ खींचतान हुई। चूंकि वो संसद भवन जाने के लिए जाना चाहती थी और पुलिस उनको रोक रही थी, तो वहां पर खींचतान हुई और खींचतान के बाद सभी महिला पहलवान और उनके साथ में जो लोग थे उनको डिटेन कर लिया गया। कुल 109 लोग जो है वो डिटेन किए गए, जिसमें साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया है। और जो तस्वीरें दिख रही हैं हमें, वो तस्वीरें खींचतान की हैं, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि जो भी पहलवान है उनको बस में बिठाया जाए और डिटेन करके ले जाया जाए। और वहीं पर जो सारा जो रस्साकसी हुई वो हुई और उसके बाद फिर सभी पहलवानों को पुलिस ने डिटेन कर लिया और कल देर शाम सभी को छोड़ा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, जिसमें ये आरोप लगाया कि पहलवान जो है सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। उनका जो जमावड़ा था वो इलीगल था, चूंकि सेक्शन 144 लगा हुआ था और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है और साथ में राइटिंग यानी दंगा फैलाने का आरोप है। तो इस तरह की धारा में पुलिस ने केस दर्ज किया।
हालांकि उस केस में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही पहलवानों को छोड़ा गया देर रात, उसके बाद कुछ पहलवान दोबारा जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके पहले ही उनका जो टेंट वगैरह है, जो गद्दे वगैरह थी, वो वहां से रिमूव कर चुकी थी, उठा चुकी थी। तो किसी भी पहलवान को जंतर मंतर पर नहीं घुसने दिया और वो पहलवान जो है वापस वहां से लौट गए। तो कुल मिलाकर दिल्ली की पुलिस का दावा यह है कि उसने पहलवानों को रोकने के लिए जो मिनिमम फोर्स होता है, सबसे कम बल होता है, उसका प्रयोग किया और पहलवानों को वहां से हटाया। लेकिन पहलवानों का ये आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसको लेकर तमाम जो बड़े नामी चेहरे हैं खेल जगत के, वो इस घटना को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और उनका कहना यह है कि दिल्ली पुलिस को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। शुक्रिया मुकेश। दिल्ली पुलिस की जो भी दलील हो या सफाई हो या जस्टिफिकेशन हो, लेकिन ये तस्वीरें कहती हैं कि पुलिस का रवैया किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं था उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को आज 1 साल पूरा हो गया। सिद्धू मूसेवाला का परिवार आज भी उनके लिए न्याय की मांग कर रहा है। आज सिद्धू की न्याय की मांग करते हुए उनके परिजन और गांव वाले और फैंस आज शाम को कैंडल लाइट मार्च भी निकालेंगे। सिद्धू मूसेवाले की याद में उनके गांव में पाठ करवाया गया, जिसमें उनकी मां भी पहुंची। इस दौरान अपने बेटे को श्रद्धांजलि देते हुए वो भावुक नजर आए। क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे विवाद का अंत होगा? राजस्थान में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले यह बढ़ती खींचतान कांग्रेस की चिंता बढ़ा रही है। अब आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ दिल्ली में अलग अलग बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की पुष्टि करते हुए उनका कार्यक्रम भी जारी किया गया, जहां वो राजस्थान हाउस की आधारशिला भी रखेंगे। प्रस्तावित बैठक सचिन पायलट के उस अल्टीमेटम के ठीक बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस महीने के अंत तक राज्य सरकार से की गई 3 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आलाकमान गहलोत और पायलट को अलग अलग मंच पर लाने के लिए मुलाकात करेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, खड़गे कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को एक साथ लाने में कामयाब रहे और पार्टी अभी उसी फॉर्मूले को राजस्थान में आजमाना चाहती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन ब्रिटेन के उप विदेश मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद का भी भारत से गहरा रिश्ता है। उनका ननिहाल राजस्थान के जोधपुर में है, जहां पहुंचने पर उन्हें अपनी मिट्टी की खुशबू मिली तो उन्होंने हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह से अपने परिवार की बेहद निजी बातें शेयर की। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, लॉर्ड तारिक अहमद, जो यूके के उप विदेश मंत्री हैं। क्या खास है लॉर्ड अहमद के बारे में? सबसे पहले तो क्या ये जोधपुर के मूल के हैं, इनका ननिहाल जो है वो जोधपुर में है। दूसरा, इनको एक सिरायत मिली है, और वो कौन सी सिरायत? विंबलडन। वैसे तो विंबलडन टेनिस के लिए जाना जाता है, लेकिन लॉर्ड अहमद को विंबलडन की जागीर मिली है एक तरीके से। लॉर्ड अहमद, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपका राजकीय चिन्ह है जो आपको मिला है, उसमें 2 मोर हैं जी। तो मेरे को लगता है ये मोर की आवाज़ आपको यहाँ जोधपुर खींच लाई है, जो आपका ननिहाल है। लेकिन हम जोधपुर की बात करें उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ जो हर हिंदुस्तानी की जहन में है। जिन लोगों ने 200 साल पहले 200 साल के लिए हमारे पे हुकूमत की, उसी गवर्नमेंट में, उसी देश में 2 ऐसे लोग हैं, आप और जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जो भारतीय मूल के हैं, और एक तरह से अब आप उनकी हुकूमत में शामिल हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हम उनकी हुकूमत में शामिल हैं, हम उस हुकूमत के हिस्से हैं। और प्रधानमंत्री जनाब ऋषि सुनक जो हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उनका तो बड़ा अहम रोल है। मगर आपने जो जिक्र जिस तरह किया है कि ये कनेक्टिविटी इंडिया से, भारत से किस तरह से हुई है, और आपने वो 2 मोरों का, परिंदों का भी जिक्र किया है। बल्कि जब वो क्रेस्ट जो मेरा एज लॉर्ड अहमद ऑफ विंबलडन जब बनाया गया था, उस वक्त पूछा गया था मुझसे कि आप अपनी ख़ानदान की तारीख़ के बारे में बताएं। तो उस वक्त जब मैंने अपनी वालदा मोहतरम, खुदा उनको हर रंग में दर्जन बुलंद करे उनके, जब मैंने उनका जिक्र किया जोधपुर, तो वो जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं वो लेके फिर उन्होंने
पेश किया कि ये परिंदे जो हैं जोधपुर से भी हैं, विंबलडन से भी उनका ताल्लुक़ है। और आपने वो पीकॉक्स का भी देखा है कि वो जो हैं किस तरफ वो मोरनियाँ जो हैं वो भी एक हिंदुस्तान के हिस्से के रिफ्लेक्शन है, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो गुरदासपुर के थे, पंजाब के। तो इस रंग में वो एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल, मतलब पिताजी आपके गुरदासपुर के थे, माँ आपकी जोधपुर की थी। किसने सोचा होगा इतने साल पहले जब देश का विभाजन हुआ था कि उनका बेटा आगे जाके देश का वहाँ उप विदेश मंत्री बनेगा? नहीं, ये देखें, जो मेरा दफ्तर है जहाँ मैं बैठता हूँ वो इंडिया ऑफिस कहलाया जाता है, फॉरेन ऑफिस में। और बल्कि ये वही ऑफिस है जहाँ से जब ब्रितानी हुकूमत इंडिया के ऊपर राज करती थी वहाँ से वो राज चलाई जाती थी। अब एक जनरेशन के अंदर, और जब मैं पहले अपॉइंट हुआ था 2017 में, जो पहली चीज़ है, और मेरी अम्मी के साथ मैं बैठा, कहती हैं तारिक बेटे देखो कि यहाँ हमारी शुरुआत थी, आज एक जनरेशन के अंदर आप यूँ हम इंडिया के साथ ब्रितानी ताल्लुक़ बढ़ा रहे हैं एक मंत्री के हैसियत से, और वो बड़ा एक अहम है। तो आपको अगर कभी मौका मिले आएंगे आप लंदन, तो मैं आपको दिखाऊंगा वही काउंसिल चेंबर जो है, वही इंडिया ऑफिस है, वो मेरा अब दफ्तर है। कितनी बड़ी बात है इतिहास के लिए कि वही जहाँ से वो हुकूमत थी वहाँ से ही आप वहाँ बैठे हैं। और हर जो भारतीय है उसको देखकर एक तरह से हमारे को गौरव होता है कि हमारे कोई भारतीय मूल का जो शख्स है वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना है और आपके जैसे उप विदेश मंत्री बने हैं। लेकिन जोधपुर पे आते हैं। जोधपुर मतलब आप कितने सालों बाद आए हैं? 76 इयर्स पहले आपकी यहाँ से चले गए थे आपका परिवार, और फिर पाकिस्तान गया, और फिर विभाजन हो गया, और वहाँ से वो इंग्लैंड चले गए। कैसा लगा अपनी मिट्टी में आके, अपनी मिट्टी की सुगंध में, पीकॉक्स को भी देख के, मोर को देख के, कैसा लगा आपको? नहीं, बड़े मेरे इस वक्त जो जज्बात हैं उनका इजहार करना बहुत मुश्किल है। मैं ये बात इस वक्त यहाँ ये महल में भी आके मुझे याद है, मेरे नाना मरहूम वो उस वक्त जो महाराजा उमैद सिंह थे उनके कोर्ट में थे, वो ट्रेजरर के हैसियत से काम किया करते थे। जो उनके पिताजी थे अहमद ख़ान साहब, वो भी थे, वो फिजिशियन थे, उनका भी रॉयल कोर्ट से ताल्लुक़ था। तो लाजमी बात है इतने सालों बाद, एक जनरेशन के बाद वापस आना। आपने अभी जिक्र किया था कि इतना अरसा गुजर गया है, क्या मेरे पिताजी, मेरी माताजी की सोच उस वक्त क्या थी कि शायद वो भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। जब पिताजी मेरे यूके पहुंचे थे उस वक्त उनके पास हर चीज़ गुमाच हो रही थी, सिर्फ 5 पाउंड थे। मगर ये मेरे मुल्क की भी मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, ब्रितानी मुल्क की एक बहुत बड़ी ये खूबी है कि अगर आप इस वक्त देखें, आपने मेरा और सिर्फ ऋषि जी का जिक्र किया है, मगर हर शोबे में, हर काम में आप देखेंगे वो लोग जिनका ख़ानदानी ताल्लुक़, एक पारिवारिक का ताल्लुक़ इंडिया के साथ था, वो हर प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और हम जहाँ पर हैं उमेद भवन पैलेस में, उसी पैलेस में आपके जो पिताजी नाना जी हैं, और जो आपके नाना जी के पिताजी थे, उन्होंने इसी पैलेस में यहाँ पर उन्होंने ही जैसे आपने बताया ट्रेजरर थे। तो कुछ यादें, कुछ बात याद है, परिवार की कुछ यादें होती हैं, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरी जो नानी जान थी वो हमेशा बल्कि हमसे मजाक किया जाती थी कि तौर तरीके जो है हमने ब्रिटिश राज से नहीं सीखे थे, वो हमारे खूनों में थी। और बल्कि वो अक्सर जिक्र करती थी कि कभी जब वो घर से निकलती थी बड़ी तैयार हो के, जेवर पहन के, तो उस वक्त जो रॉयल कोर्ट के जो वहाँ काम करते थे वो अपनी पीठ मोड़ लेते थे और लंबे से दुपट्टे खींचते थे। और कहती थी वो फिर घर से, महल के गेट से, उस वक्त वो जो कैरेज खड़ा होता था उसको विक्टोरिया कहते थे, क्वीन विक्टोरिया के पीछे। तो कहती थी हम ना ऊपर कुछ पहनते उन्हीं कपड़ों में, मगर हम सीधे उसके अंदर घुस जाते थे। और वो बड़े एक फ़ख्र के साथ बताया करती थी कि उठना बैठना, तौर तरीके, सलीके। और वो हम अपनी अम्मी में भी देखते थे। अम्मी भी छोटी थी मगर बहरहाल उनको भी याद था। और वो अक्सर कहती थी कि जो महाराजा उमैद सिंह थे उनके साथ उनके अब्बा का कितना एक गहरा ताल्लुक़ था। और बड़े जब वो जोधपुर की बात करती थी, उनके आंखों में, उनकी बातों में, उनके लफ्ज़ों में, उनकी आवाज़ में वो जो एक बचपन की प्यार होती है, मोहब्बत होती है, वो जाहिर होती थी। बहुत ही सुंदर यादें हैं जोधपुर की। और खैर जैसे हमने कहा कि लॉर्ड तारिक अहमद का जो ननिहाल है वो जोधपुर है, और आज हम उमेद भवन में उनसे बात कर रहे हैं जहां इनके नाना एक टाइम यहाँ पर काम किया करते थे। लॉर्ड अहमद, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे क्योंकि अभी का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आप जैसे कई
दूसरे भी भारतीय मूल के लोग हैं जो इंग्लैंड में आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए। वीज़ाज़ का बड़ा मसला है। अभी आपकी जो सरकार है उसने कहा है कि जो वीज़ाज़ है उसमें वो जो डिपेंडेंट्स हैं उनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन रोकना चाह रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो इमिग्रेंट्स हैं वही तो आप जैसे लोग हैं, वो एक तरह से कितना योगदान दे रहे हैं अर्थव्यवस्था को, वहाँ की कल्चर को, बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या सोच है इसमें? और क्योंकि आप और ऋषि सुनक एक तरह से इंडिया से इतना ताल्लुकात रखते हैं, क्या ये सोच, आपकी राय क्या है इसमें और क्या सोच है सरकार की? पहली चीज़ तो बुनियादी बात यह है कि हर माइग्रेंट कम्युनिटी में, उसमें हिंदुस्तानी भी, पाकिस्तानी भी, जो भी साउथ एशिया से आया है, अफ्रीका से आया है और उन्होंने यूके को अपना मुल्क बनाया है, उन्होंने साथ साथ उस मुल्क की तरक्की की तरफ भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो आपने बात की है वीज़ा की, वो सिर्फ एक थोड़ी बदल आई है। पहली चीज़ ये अंडर ग्रेजुएट ऑफ़र है कि वहाँ अंडर ग्रेजुएट्स वो वैसे की वैसे ही है कि आप वहाँ आएँ, आप अपनी 3-4 साल की पढ़ाई मुकम्मल करें, बल्कि उससे बढ़ के 2 साल का अब ऑप्शन ये भी है। 2 साल पहले हमने इसमें तब्दीली लाई थे कि आप वहाँ काम भी कर सकते हैं। उसमें हमारा फ़ायदा है, यूनिवर्सिटीज़ का, जो इंसान आ रहा है वहाँ पढ़ रहा है उनका ज़ाती फ़ायदा है, मगर वो सिर्फ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लेके नहीं, मगर काम का भी एक्सपीरियंस लेके फिर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, यो रिसर्च और PhD के जो स्टूडेंट्स हैं, और रिसर्च में यूनाइटेड किंगडम, ब्रितानिया और भारत का बहुत गहरा ताल्लुक है, बल्कि ये मेरा जो दौरा है इसके ऊपर भी ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। और अगर आप ये अभी कोविड के हवाले से देखें, यो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ ऑक्सफर्ड की थी, यो सीरम इंस्टीट्यूट जो पूना में था, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी दिखाया गया है कि ये जो एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन है दोनों ब्रितानिया और भारत के दरमियान बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है दुनिया भर के लिए। जो आपने सिर्फ यो एक बदल लाए हैं, जो 1 साल के लिए आते हैं वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने, सिर्फ 1 साल के लिए, उनमें ये है क्योंकि उनमें अक्सर कुछ ऐसे लोग, ये सिर्फ भारतीय नुक्ते से नहीं मगर पूरी मुल्कों को मिला के ज़ाहिर हो रहा था कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो काम करके पूरा अपना कोर्स पूरा नहीं कर रहे। तो इसमें थोड़ी तब्दीली लाई गई है, मगर जो मेन तब्दीलियाँ ला रहे हैं वो इसलिए नहीं है। जायज़ इमिग्रेशन में हमारे मुल्क को, ब्रितानिया को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको हम रोकना चाह रहे हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो स्टूडेंट ऑफ़र है ब्रितानिया की तरफ से, ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तानी स्टूडेंट हैं, आप हमारी NHS की तरफ देखें, वो डॉक्टर्स जो हैं अक्सर या तो वो ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन के हैं या ब्रिटिश पाकिस्तानी, ब्रिटिश बांग्लादेशी, ब्रिटिश श्रीलंका। तो साउथ एशिया का इन्फ्लुएंस बहुत भरिया है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा है UK की NHS हेल्थ सर्विस। मगर इसी तरह बहुत ज़रूरी है कि जो फ़्लो है प्रोफेशंस में वो भी रखें। तो हम चाहते हैं कि और स्टूडेंट्स आएँ, इसलिए हमारी ऑफ़र बढ़ी है। बल्कि अगर आप अभी के स्टेटिस्टिक्स देखें, सबसे जो बड़ी स्टूडेंट पॉपुलेशन UK में इस वक्त अब चीन की तरफ से नहीं है, भारत की तरफ से। जी बिल्कुल। तो इसलिए बस ये एक लास्ट मेरा आखिरी सवाल ये है कि भाई क्या उसमें थोड़ा सा, क्योंकि अभी लग रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, सख्त होने वाला है, क्या सख्त रहेगा या थोड़ा सा लिबरल होएगा? नहीं, सख्त इस रंग में है कि जो जायज़ काम के लिए जायज़ तरीके से UK आना चाहते हैं उनके लिए हमेशा हमारे मुल्क के दरवाजे खुले हैं। उसमें हमें भी फ़ायदा है, उनको ज़ाती तौर पे भी फ़ायदा है और उनके अपने मुल्क को भी फ़ायदा होता है। अगर आप देखें, आपने मेरे ही परिवार के बारे में किया था, उस वक्त बुलाया जा रहा था, जो उस वक्त पुराने एम्पायर के मुल्क थे, जो कॉमनवेल्थ बना है, मुख्तलिफ़ जगह से, दुनिया भर से ब्रितानी उस वक्त सरकार ने बुलाया है लोगों को। मेरे अब्बा जान जो थे 5 पाउंड के साथ आए थे, उन्होंने रेलवेज़ पे काम किया, मगर उनने साथ साथ अपनी तालीम को भी बढ़ाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी थी पहले, फिर अकाउंटेंट बने। वो जो तालीमी बुनियाद है किसी की भी ज़िंदगी के लिए, वो एक बहुत अहम बुनियाद है। बल्कि अब्बा जान मरहूम हमें, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि आप तालीम ऐसी चीज़ें आप दुनिया भर में कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी अपनी मुल्क का सवाल है, हमारी हुकूमत का है, हमें पता है कि हमारी अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया भर में पहचानी जाती हैं और हम चाहते हैं कि वाकई में जो सबसे ज़हीन लोग हैं वो आएँ, वहाँ पढ़ें और उनमें उनका भी फ़ायदा हो। मगर उसके साथ साथ जो हम तब्दीली लाए हैं वो सिर्फ एक कैटेगरी है जिसमें हम चाहते थे कि तब्दीली आए, मगर बाकी जहाँ तक वो हैं
ऑफ़र, बल्कि पिछले 2-3 सालों में हमने वो ऑफ़र बढ़ाई है। जी बिल्कुल, क्योंकि कई लोग जैसे आप कह रहे हैं कि तालीम के लिए आते हैं, तो लेकिन तालीम के लिए आते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि 2-3 साल शायद वहाँ पर काम भी करें, कुछ एक्सपीरियंस ले, ताकि उन जब वापस अपने मुल्क लौटते हैं तो उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल बाहर काम भी किया है। तो जो वर्क वीज़ा है जो स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसको लेकर जाहिर है कि यहाँ के लोगों को कुछ कंसर्न्स थे। नहीं, उस रंग में जैसे मैं बता चुका हूँ, अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएट्स आते हैं उनका उसी तरह है, और वो अपने अंडर ग्रेजुएट्स मुकम्मल करके वो अगर उन्हें अप्लाई किया हुआ है, उनको वो ऐसी जॉब मिल जाती है अपने प्रोफेशन आगे बढ़ाने में, वो उसी तरीके से अपनी जगह वो स्कीम खुली रहेगी। सिर्फ ये तब्दीली लाए हैं वो एक कैटेगरी में है, मगर इससे ये नहीं, और मैं आपकी बात मानता हूँ बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ जैसे आज आपने मुझसे पूछा है कि ये सरकार की भी ज़िम्मेदारी है कि हम भी दुनिया भर में अगर ये थोड़ी बहुत एंग्जाइटी आई है, थोड़ी बहुत फ़िक्र है, हम इसको डायरेक्टली एड्रेस करें। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यूके है, था और हमेशा रहेगा ऐसा मुल्क जहाँ हम चाहते हैं कि भारत से और दुनिया भर से ऐसे लोग आएँ जो अपनी भी पढ़ाई के बारे में सोचें, अपनी तालीम और पढ़ाई की तरफ सोचें, और हम चाहते हैं कि उनमें उसका भी फ़ायदा, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा, और अल्टीमेटली जिस मुल्क से वो आ रहे हैं, और उसमें भारत भी बहुत अहम तरीके से गिना जाता है, कि उस मुल्क की भी आगे बढ़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इनका ऐसा परिवार है लॉर्ड अहमद का कि जैसे उन्होंने बताया कि 5 पाउंड लेकर उनके दादाजी गए थे और कुछ भी नहीं था, और पिताजी वहां पर गए थे, कुछ भी नहीं था, और आज हम देख रहे हैं कि उसी मुल्क के उप विदेश मंत्री वो बन गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए लॉर्ड अहमद। एर्दोगन ने एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। वो लगातार 11वीं बार जीतने में कामयाब रहे। लंबे वक्त से सत्ता पर काबिज को एर्दोगन को विपक्षी नेता कमाल केलिक दारोगलू को से कड़ी टक्कर मिली। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 14 मई को हुआ था, जिसमें किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। रविवार को चुनाव के दूसरे दौर में एर्दोगन ने अपने विपक्षी को करीब 4% के मतों के अंतर से हरा दिया। तुर्की के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति चुनने के लिए दूसरे दौर का मतदान कराना पड़ा हो। Kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. और अब वक्त टॉप 5 का है। नेटिव इंडिया की यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर दिल्ली से, पहलवानों पर FIR, दंगा करने की धारा। नंबर 2 पर मणिपुर, फिर भड़की हिंसा, 40 आतंकी ढेर। नंबर 3 पर क्या गहलोत पायलट अनबन का होगा अंत। नंबर 4 पर वंदे भारत 5.5 घंटे में गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी जा पाएंगे। और नंबर 5 पर T20 लीग, अब आज होगा चैंपियन पर फैसला।